नमस्कार साथियों, आज हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत अपनी दूसरी प्रैक्टिस को पढ़ेंगे, जिसमें हम सौर मंडल में पृथ्वी का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और तो यह हमारा भौतिक भूगोल का दूसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम सौर मंडल के अंतर्गत पृथ्वी को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सबसे लंबी अवधि कौन सी है? ए इयोन, बी महाकल्प, सी कल्प या डी युग। तो आयोग ने इसका सही उत्तर माना है ऑप्शन नंबर ए, इयान। क्या माना है आयोग ने इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, इयान। चलिए हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का नवीनतम काल है? ए कैम्ब्रियन, बी पर्मियन, सी क्वाटरनरी या डी टर्शियरी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्वाटरनरी, क्योंकि यह सबसे नवीनतम काल है भूगर्भ इतिहास का। क्वाटरनरी को ही चतुर्थ कल्प के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। पैलियोजोइक, मेसोजोइक, प्रीकैम्ब्रियन और सिनोजोइक, ये महाकल्प दिए हुए हैं। वहीं पर एक तरफ युग दिए हुए हैं, जुरासिक, आर्कियन, नियोजोइक और सिल्यूरियन। इनको हमें मिलान करना है। तो किस प्रकार से मिलान करेंगे? पैलियोजोइक को हम सिल्यूरियन से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? सिल्यूरियन से। पैलियोजोइक के किससे मिलाएंगे हम? सिल्यूरियन से मिलाएंगे। तो पहले का चौथा। अभी यहाँ पर दो ऑप्शन में पहले का चौथा दे रखा है। इस प्रकार हमारा बी और डी में अभी लड़ाई जारी है। मेसोजोइक को हम किससे मिलाएंगे? मेसोजोइक को मिलाएंगे हम जुरासिक से। इस प्रकार हमारा बी का दूसरा हो जाएगा, पहले का चौथा और दूसरे का पहला। उत्तर हमारा निकल के आ जा रहा है डी। लेकिन आगे देखते हैं, प्री कैम्ब्रियन को अब हम किससे मिलाएंगे? प्री कैम्ब्रियन को हम मिलाएंगे आर्कियन से, दूसरे से। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर निकल के आने लगा अब तीसरा। 4, 1, 2 और लास्ट में बचा हमारा सिनोजोइक। इसे नियोजोइक से मिला देंगे। ऑप्शन नंबर हमारा निकल के आ गया डी, 4, 1, 2 और 3। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी में हमारा दे रखा है 4, 1, 2 और 3। बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस कल्प का नाम लिखिए जो प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित माना जाता है। ए प्राचीन कल्प, बी पुराजीवी कल्प, सी मध्यजीवी कल्प या डी तृतीय कल्प। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन कल्प। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 5।
इसमें है हमारा किस महाकल्प को ट्रियासिक, जुरासिक तथा क्रिटेशियस शक में बांटा गया है? ए मायोसीन महाकल्प को, बी कैनोजोइक लिख रखा है, सिनोजोइक महाकल्प को, आर्कियन आर्कियोजोइक महाकल्प को, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेसोजोइक महाकल्प को हमने 3 भागों में बांटा है या 3 शक में बांटा है। क्या क्या? ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस में। आगे प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न नंबर है हमारा 6। निम्न में से कौन सा युग महान हिमयुग के लिए जाना जाता है? इयोसीन, सी प्लीस्टोसीन, बी प्लायोसीन, सी डी ओलिगोसीन। ऑप्शन यहाँ पर आगे पीछे दे रखे हैं, भ्रमित न होना। इयोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन या ओलिगोसीन। तो इसका सही उत्तर होगा बी प्लीस्टोसीन। तीसरे नंबर पर दे रखा है प्लीस्टोसीन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्लीस्टोसीन युग के दौरान उत्तरी अमेरिका में आए 4 हिमयुग का सही क्रम क्या था? प्लीस्टोसीन युग के दौरान उत्तरी अमेरिका में आए 4 हिमयुग किसके? उत्तरी अमेरिका के। कंसास, इलिनॉइस, नेब्रास्का, विस्कॉन्सिन। बी नेब्रास्का, कंसास, इलिनॉइस या विस्कॉन्सिन। सी विस्कॉन्सिन, कंसास, इलिनॉइस या नेब्रास्का। डी कंसास, इलिनॉइस, विस्कॉन्सिन या नेब्रास्का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेब्रास्का, कंसास, इलिनॉइस और विस्कॉन्सिन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 7 का। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? ऑप्शन नंबर ए ग्रह से, बी उपग्रह से, सी उल्काओं से या डी पुच्छल तारा से। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी उल्काओं से। सौरमंडल के पिंड जो पृथ्वी के अंदर का जानकारी देते हैं उनमें क्या है? उल्का। आगे चलते हैं। अपना प्रश्न नंबर देखते हैं 9वां। पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर या 1 करोड़ 94 लाख 60 हजार किलोमीटर या 19 करोड़ 64 लाख किलोमीटर या 14 करोड़ 69 लाख किलोमीटर। तो देखेंगे इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए 1496। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए उपसौर, अपहेलियन, अपसौर, अपहेलियन, उपसौर, पेरिहेलियन, अपभू अपोजी या उपभू पेरिजी। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा उपसौर, पेरिहेलियन, निकटतम दूरी, उपमिस करीब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये कब होती है? उपसौरिक घटना 3 जनवरी को और अपसौर की घटना 4 जुलाई को। इसी तरीके से जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है तो उसे कहते हैं उपभू मतलब पेरिजी, और जब दूर होता है तो उसको कहते हैं अपभू अपोजी। ठीक, चलिए इस प्रकार हमारा उत्तर होता है बी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11।
उपसौर की स्थिति होती है। कब होती है? अपसौर की स्थिति होती है, अभी बताया था। अप माने दूर, उप माने करीब। तो 3 जनवरी, 21 जून, 4 जुलाई या 22 दिसंबर। देखते हैं इसका सही उत्तर होगा हमारा अपसौर की स्थिति कितने तारीख को होती है। ये हम मिलेगी 4 जुलाई को, क्योंकि 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है, वहीं पर 4 जुलाई को सबसे दूर होती है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। पृथ्वी का औसत घनत्व है ए 2.5, बी 5.5, सी 6.0, डी 6.5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 5.5। ऑप्शन नंबर बी 5.5। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का एक प्रमुख तत्व है? ए एल्यूमिनियम, बी लोहा, सी ऑक्सीजन, डी सिलिकॉन। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा पृथ्वी परत का सबसे मुख्य तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड, 16 मिनट 8 सेकंड, 30 मिनट 8 सेकंड या डी 8 मिनट 20 सेकंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा 8 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15। पृथ्वी की विषुवतरेखीय परिधि है कितनी है? 40,050 किलोमीटर, बी 40,150 किलोमीटर, सी 40,076 किलोमीटर या डी 40,250 किलोमीटर। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा पृथ्वी की विषुवतरेखीय परिधि 40,076 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी है? ए गामा किरण की, बी रेडियो तरंगों की, सी एक्सरे किरणों की या डी पराबैंगनी किरणों की। इसमें ऑप्शन आगे पीछे दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ें और जवाब दें। प्रश्न नंबर 16 जिसका सही उत्तर होगा रेडियो तरंगें, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगें। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17। पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करती है कितने दिन में करती है या घंटों में करती है? ए 24 घंटे में, बी 26 घंटे में, बी 26 घंटे में, 22 घंटे में या सी 26 घंटे में और डी 20 घंटे में। ऑप्शन आगे पीछे हैं इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। पृथ्वी एक घूर्णन जो पूरा करती है वो 24 घंटे में करती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 हो गया हमारा। 18 की ओर चलते। प्रश्न नंबर 18 है हमारा, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए 2 सेकंड, बी 1.3 सेकंड, सी 4 सेकंड या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो समय लगता है वो 1.3 सेकंड, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण क्या है? पृथ्वी का धुरी पर घूमना, पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करना, भूकक्षा का अंडाकार होना, या डी पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का धुरी पर झुका होना। इसमें पूछा है पृथ्वी पर दिन रात बराबर नहीं होने का कारण। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है जिसके कारण दिन और रात बराबर नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। पृथ्वी का घूर्णन मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, पृथ्वी का परिक्रमण मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, पृथ्वी का ऊपरी अपनी धुरी पर झुकाव मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, या सूर्य का घूर्णन। इनमें से ऑप्शन नंबर 1 और 2 3 सही है, 2 और 3 सही है, या 1 और 2 सही है, या 1 2 और 4 सही है। तो इसमें पूछा गया है मौसम परिवर्तन के लिए, किसके लिए? मौसम परिवर्तन के लिए जिसके लिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 और 3। क्या? पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना किसके लिए उत्तरदायी है? मौसम परिवर्तन के लिए। पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुका होना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? कोई मौसम नहीं होगा, एक तरफ पूरा दिन होगा, पृथ्वी का वातावरण गायब हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, इसलिए इसमें 4 से अधिक ऑप्शन रखे गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक तरफ पूरा दिन होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देगी तो आप देखेंगे जिधर दिन है उधर दिन ही दिन रहेगा, और जिधर रात है वो रात ही रात रहेगी, जिसके कारण एक भाग तो गर्मी से लगातार जूझता रहेगा और दूसरी तरफ अंधेरा रहेगा और ठंड पड़ती रहेगी, और जिससे जीवन असंभव हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 21 हो गया हमारा। 22 की तरफ चलते हैं। क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? क्या दोनों ही प्रश्न एक हैं? क्या होगा यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे? सेम प्रश्न है, इसलिए इसको नहीं देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 23। मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, या पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना। मौसम परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के कक्ष का इसके पृथ्वी के अक्ष का इसके कक्ष के समतल की ओर झुका होना मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यातप प्राप्त होता है। कहाँ पर होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को? क्या कर्क रेखा पर, या भूमध्य रेखा पर, या मकर रेखा पर, या सभी पर? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, भूमध्य रेखा पर, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य 21 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत चमकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन वर्ष का सबसे ज़्यादा सूर्यतप मार्च 21 एवं सितंबर 23 को प्राप्त करता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सबसे ज़्यादा सूर्यतप कौन प्राप्त करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा। आप ऑप्शन और उसके
सीक्वेंस पर ध्यान दीजिए कि इसमें ऑप्शन आगे पीछे दिए गए हैं, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी तीसरे नंबर पर है, भूमध्य रेखा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 26, दो बसंत विषुव वर्नल इक्विनोक्स के बीच कितने दिनों का अंतराल होता है? तो वर्नल इक्विनोक्स किसे कहते हैं? बसंत विषुव को। इनके बीच में अंतराल कितने दिन का होता है? दो के बीच में 359 दिन का, 182 दिन का, 363 दिन का या 365 दिनों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दो बसंत विषुवों के बीच में 365 दिन का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 27, ग्रीष्म आयनात को होता है। ग्रीष्म आयनात को होता है मतलब कब होता है? 22 दिसंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को या 23 सितंबर को। तो ग्रीष्म आयनात हमारा कब होता है? ये होता है 21 जून को। ये किसके परिप्रेक्ष्य में है? उत्तरी गोलार्ध के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, इसलिए हम अपने गोलार्ध की परिप्रेक्ष्य में इसे देखेंगे। तो 21 जून को ग्रीष्म आयनात होता है, जबकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म आयनात होता है और हमारे यहाँ पर शीत आयनात होता है तभी। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 27 का सी 21 जून। आगे देखते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। कहाँ चमकता है 22 दिसंबर को? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या तीनों में से कोई नहीं। 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है। कहाँ चमकता है 22 दिसंबर को सूर्य? मकर रेखा पर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में। यहीं पर क्या होता है? मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 28 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। शीत आयनात को 90 दक्षिणी अक्षांश पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण क्या होगा? शीत आयनात को 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण। शीत आयनात कब होगा हमारे यहाँ पर? 22 दिसंबर को, ठीक है ना। 22 दिसंबर को जो सूर्य है उसकी लंबवत किरणें कहाँ पड़ेंगी? दक्षिणी गोलार्ध में, मकर रेखा पर। और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर सूर्य का किरणों का आपतन कोण देखा जाए तो 90 में से हम 23 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 66.5। लेकिन ये आपतन कोण नहीं होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा से हम उस कोण की दूरी को निकालेंगे। कितना? शीत आयनात कहाँ होता है? आपतन कोण जो निकाला जाएगा वो होगा आपका 23.5 और 90। देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा कैलकुलेशन का है, तो आइए हम देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन को भी। देखिए आज आपतन कोण कैसे निकाला जाता है, हम देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी, ठीक, ये हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ठीक, और ये हमारी कर्क रेखा 23.1/2 डिग्री नॉर्थ, और ये हमारी मकर रेखा 23.1/2 साउथ, ठीक, और ये हमारा नॉर्थ। तो इसमें पूछ रहा है शीत आयनात को 90 दक्षिणी अक्षांश पर। शीत आयनात कहाँ है भाई? शीत आयनात कहाँ पड़ेगा?
22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत शीतायनात को, ठीक है ना, हमारे यहाँ शीतायनात होगा 22 दिसंबर को यहाँ पर मकर रेखा पर तुम्हारा सूर्य चमकेगा। सूर्य जब यहाँ पर चमक रहा है, ठीक है ना, ये है हमारा सूर्य 23:30 पर, और पूछ रहा 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर। 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश कहाँ कहाँ आएगा, ये आएगा, ठीक है ना, ये 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश आएगा। यहाँ से 23:30 से 90 तक जाने में हमें कितना अक्षांश क्रॉस करना पड़ेगा, तो हम 90 माइनस 23 1/2, तो बराबर आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 66.5, मतलब 1/2, 66 डिग्री 1/2। इस प्रकार जो कर्क रेखा से मकर रेखा से 90 डिग्री के दूरी तय करने में हमें 90 अक्षांश तक जो डिफरेंस है वो हमारा आएगा 66.5 डिग्री का, ठीक है ना। जब 66.5 को हम 90 से निकालेंगे, कितने को, 66.5 को, तो 90 माइनस 66 1/2, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा, वही आ जाएगा 23 1/2, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर होगा 23.5 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया? देखिए, अगर ऐसे समझ में नहीं आया हो तो इसे इस प्रकार भी देख सकते हैं। ये है यहाँ पर कितना, 90 है, और ये है यहाँ से यहाँ तक की दूरी 23.5, यहाँ से यहाँ तक की है ये 90 है, तो 90 में से हम 23.5 निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 माइनस 23 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, 66 1/2, कितना आ जाएगा, 66.5। अब इस 66.5 डिग्री को हम 90 में से घटा देंगे तो भी हमारा कितना आ जाएगा, 23.5 डिग्री। इस प्रकार हम जो देखते हैं कि जहाँ से हमें निकालना है उसे प्लस, कहने का मतलब है जितनी भी जहाँ पर सूर्य चमक रहा है वहाँ से जहाँ तक का हमें निकालना है उसकी जो अक्षांश जितनी भी आ रही है, ठीक है ना, उसको हम 90 में से घटा देंगे, तो 90 में से 66.5 को घटा देंगे, ऑप्शन हमारा आ जाएगा 23.5 डिग्री। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही, क्योंकि 23.5 से 90 तक की जो अक्षांशों की संख्या है वो कितनी है, 66.5। 90 में से 66.5 घटा दो, कितना आ जाएगा, 23.5, ठीक है ना। ऐसे समझ नहीं आ रहा हो तो ऐसे कर लेना, यहाँ पर इसे देख लेना। देखिए, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ से 0 से लेकर भूमध्य रेखा से यहाँ तक की दूरी 90 है, सूर्य चमक रहा है कर्क रेखा मकर रेखा पर, दूरी कितनी, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री से 90 तक जो अक्षांश हैं हमारे वो हैं 66.5, तो 90 में से 66.5 घटा देंगे, ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा 23.5 डिग्री। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, कब होता है, 29 नंबर 2 बार। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, कब होता है, 21 जून को, 22 मार्च को, 2 सितंबर को या 22 सितंबर को। तो देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य कब चमकता है, 22 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, डी, कब, 22 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहीं तक हमारे प्रश्न थे, ये खत्म हो गए। प्रश्न 30 थे, जिनकी संख्या 30 थी, इसमें ऑप्शन 1 29 पर 2 प्रश्न दे रखे थे।
इसमें अभी और प्रश्न बचे हैं। हम घटना चक्र के प्रश्नों को जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उन्हीं का रिवीजन कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं, हम अगली क्लास में लेकर आएंगे शेष प्रश्नों को। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।